नमस्कार, स्वागत है आपके मेरे चैनल रिचार्ज क्रिएटिविटी में। और आज हम अपने पर्यावरणीय शिक्षा का ये अंतिम क्लास जो है वो लेने जा रहे हैं, क्योंकि ये टॉपिक अब हमारा आज यहाँ पर समाप्त हो जाएगा और इसके बाद हम एक नया पेपर लेंगे। लेकिन यहाँ पर हमने पर्यावरण से संबंधित हर एक वो पॉइंट लेने की कोशिश की है जो सिलेबस के अंदर था, और उस चीज़ को हमने इस तरीके से समझाने की कोशिश की है, बहुत ही आसान से हमने भाषा के अंदर, ताकि आप लोगों को समझ में आ सके। और अगर फिर भी कोई पॉइंट ऐसा है पर्यावरणीय शिक्षा के अंदर जो अभी आपकी नज़र से रह गया है, तो वहाँ पर आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं कि ये वाला पॉइंट और बता दीजिए, तो मैं उस चीज़ को भी करने की पूरी कोशिश करूँगी। तो चलिए आज हम यहाँ पर अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। हम यहाँ पर लेते हैं पर्यावरणीय शिक्षा के अंतर्गत हमने यहाँ पर 3 पॉइंट लिए हैं, जिसमें हमारे पर्यावरणीय प्रबंधन का अर्थ, प्रभाव व मूल्यांकन आता है, और दूसरे में आता है यहाँ पर पर्यावरणीय शिक्षा में जनसंख्या तथा स्वास्थ्य शिक्षा का महत्व। अब हम यहाँ पर ये देखते हैं सबसे पहले कि पर्यावरण प्रबंधन से संबंधित ऐसे कौन कौन से प्रमुख बिंदु हैं जो कि पर्यावरण जो प्रबंधन है उस चीज को बनाते हैं। सबसे पहले तो हमें ये समझना होगा कि पर्यावरण क्या है, सब जानते हैं, लेकिन प्रबंधन क्या है। प्रबंधन यानी किसी चीज की व्यवस्था बनाना, एक रूपरेखा का नियोजित रूप से उसको जो कि एक सुचारू रूप से कार्य कर सके, एक ऐसी रूपरेखा तैयार करना। तो यहाँ पर पर्यावरण से संबंधित बात आती है, तो पर्यावरण को एक सही रूप से हम किस प्रकार से पूरे वातावरण को हम इस तरीके से एक नियोजित रूप से रूपरेखा बनाएं, ताकि इसका एक जो प्रदूषण फैला हुआ है आज के समय में, एक भीषण समस्या बनी हुई है, इससे हम निदान पा सकें। अब उसके लिए ऐसे कौन कौन से कार्यक्रम है, ऐसे कौन कौन सी बातें हैं, ऐसे कौन कौन से महत्वपूर्ण बिंदु हैं जिन पर कि हम आराम से सोच सकते हैं और उस पर कार्य कर सकते हैं प्रबंधन के तौर से। तो जैसे सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ पर कि पर्यावरण के प्रमुख घटकों को दूषित होने से बचाना, यानी कि पर्यावरण को यहाँ पर जो एक प्रमुख घटक है, यानी कि प्रदूषण को रोकने के लिए या पर्यावरण को सुरक्षित करने के लिए उसके कुछ ऐसे कंपोनेंट्स हैं जिसको कि दूषित होने से बचाया जा सकता है। तो उस पर विचार विमर्श करना कि वो दूषित ना हो। अगर वो घटक दूषित नहीं होंगे तो पर्यावरण हमारा सुरक्षित है और हम पर्यावरण को ज्यादा से ज्यादा अच्छा और बेहतरीन बना सकते हैं, क्योंकि पर्यावरण हमारे मानव जीवन के लिए ही नहीं, संपूर्ण प्रकृति के लिए बहुत ही आवश्यक है कि हम उसको किस तरीके से सुरक्षा प्रदान कर सकते हैं। तो यहाँ पर जितने भी उससे संबंधित घटक होते हैं वो दूषित ना हो, इस चीज को हमें सोचना होगा और उसी के ऊपर हमें कार्य करना होगा। फिर हम देखते हैं यहाँ पर दूसरा है मानव की पर्यावरण प्रदूषण से रक्षा। मानव की पर्यावरण प्रदूषण क्या है, उस चीज से रक्षा करना। सबसे पहले तो ये जानते हैं कि मानव इसको बिना प्रकृति के या बिना पर्यावरण के नहीं रह सकता। एक ऐसा आवरण जिससे वो ढका हुआ है, अगर ये आवरण दूषित हो जाएगा तो मनुष्य का कहीं भी कोई ऐसा विकल्प नहीं है कि वो सुरक्षित रह सकता है। तो वहां पर हमें सबसे पहले तो मनुष्य को ये सोचना होगा, उसके लिए उसको जागृत करना होगा कि वो उसके पर्यावरण के बिना नहीं रह सकता, तो उसके उस आवरण को किस तरीके से सुरक्षित बनाया जाए। अब यहाँ पर देखते हैं कि इसके विषय में उसको जागृत करना, उसको जब प्रकृति मानव के ऊपर जितनी डिपेंड है उतना उससे भी ज्यादा मनुष्य उसके ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि प्रकृति अपनी सुरक्षा स्वयं कर सकती है, परंतु मानव अपनी सुरक्षा तब करेगा जब वो पर्यावरण को प्रदूषित होने से बचाएगा। तो मनुष्य को ये समझाना कि पर्यावरण हमारे लिए कितनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, हमें उसको समझना है, तो हमें उसको संरक्षण देना बहुत ही जरूरी है। तो यहाँ पर एक ऐसा प्रबंधन करना जिसके माध्यम से कि मनुष्य जागृत होकर के पर्यावरण के महत्व को समझे और उसके विषय में उस चिंतन करते हुए उसको सुरक्षा कैसे प्रदान की जाए, इस चीज पर विचार किया जाए। फिर हम तीसरा देखते हैं यहाँ पर विलुप्त होती प्रजातियों का संरक्षण। कुछ प्रकृति ने जब हर प्रकार के जीव जंतुओं का निर्माण किया है इस सृष्टि में, तो वहां पर उसको ये कुछ चीजें ऐसी हैं, कुछ प्रजातियां ऐसी हैं जो कि आज के समय में पर्यावरण दूषित होने की वजह से वो विलुप्त होती चली जा रही हैं, जो कि हमारे पर्यावरण के लिए खतरा बन गया है। तो ऐसी प्रजातियों को विलुप्त होने से बचाना, तो ये जिम्मेदारी मानव की है कि उन प्रजातियों को किस तरीके से संरक्षण दिया जाए, किस तरीके से बचाया जाए, ताकि हमारा पर्यावरण जो है वो सुरक्षित बना रहे। फिर देखते हैं हम यहाँ पर फोर्थ है हमारा विभिन्न सरकारी तथा गैर सरकारी संस्थाओं में प्रबंधन हेतु समन्वय करना। कुछ प्रकार इस तरह की संस्थाएं होती हैं जो सरकारी भी होती हैं और गैर सरकारी भी होती हैं। इन दोनों का प्रबंधन इस तरीके से
होना चाहिए कि वो आपस में तालमेल बिठाते हुए पर्यावरण को संरक्षण प्रदान कर सके, क्योंकि ये भी एक पर्यावरण प्रबंधन के अंतर्गत आता है। जब दोनों तरह की जो संस्थाएं हैं वो आपस में अपना सहयोग प्रदान करेंगी पर्यावरण को संरक्षण देने के लिए, तो हम पर्यावरण को आसानी से बचाया जा सकता है। फिर देखते हैं हम यहाँ पर पर्यावरण की गुणवत्ता बनाए रखने हेतु निरंतर पुनरीक्षण व्यवस्था करना। इसकी गुणवत्ता को निरंतर बनाए रखना, पर्यावरण की गुणवत्ता को निरंतर बनाए रखने के लिए यहाँ पर उसका पुनरीक्षण व्यवस्था करना, बार बार उसकी इस तरह की व्यवस्था करना। एक बार व्यवस्था कर देने से हम सोचते हैं कि अब ये हमेशा के लिए हमारी ये समस्या सॉल्व हो गई, तो ऐसा नहीं है। उसी जो हमने समाधान निकाला है उस समाधान को बार बार हमें निरीक्षण करना होता है कि फिर से कोई कमी तो नहीं आ गई। तो ये बार बार पुनरीक्षण करना एक प्रबंधन के अंतर्गत आता है कि पर्यावरण कहाँ पर कोई ढीला है या उसको संरक्षण ढंग से नहीं दी जा रही है, या कौन सी ऐसी कमियां हैं जिसको फिर से सुधार करने की आवश्यकता है। तो इसके लिए यहाँ पर उसकी गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए फिर से उसकी सारी उन विधियों को देखना आवश्यक हो जाता है जो उसके संरक्षण में रखी गई थी। फिर देखते हैं यहाँ पर प्रबंधन हेतु संसाधनों को जुटाना। जो भी प्रबंधन, किसी भी कार्य को ले लीजिए, अगर किसी कार्य का प्रबंधन करना है तो वहां पर उसके लिए कुछ संसाधन जुटाए जाते हैं। उन संसाधनों को एक उचित रूप से अगर देखा जाए, अगर वहां पर कोई भी संसाधन में कमी आ जाती है तो वहां पर हमारा पर्यावरण प्रदूषित हो जाएगा। तो वही चीजें आज के समय में कहीं ना कहीं ऐसा एक फॉल्ट होता है कि उस चीज के माध्यम से हम ढंग से देख नहीं पा रहे हैं कि हमारा पर्यावरण कहाँ पर दूषित है। तो सबसे पहला मुख्य रूप से आता है इसमें जनसंख्या का जागरूक होना, तो वो एक इस तरह का पॉइंट है। इसी तरीके से इसको हम कौन सा ऐसा यहाँ पर जो चीज बताया है कि संसाधनों को जुटाना, कौन से ऐसे संसाधन है ज्यादा से ज्यादा जागरूक किया जाए लोगों को, ताकि वो पर्यावरण संरक्षण में अपना सहयोग दे सकें। फिर देखते हैं कि पर्यावरणीय चेतना जागृत करना। जैसा कि अभी बताया था कि जब तक जनसंख्या हमारी जागृत नहीं होगी, पर्यावरण के विषय में नहीं समझेगी, उसका आधार क्या है हमारे जीवन में, उसका महत्व क्या है, क्यों हमें इसकी आवश्यकता है, इस चीज से वो परिचित नहीं होगी। यानी कि जब तक जन साधारण इस चीज से भली भांति जागरूक नहीं होता है तब तक पर्यावरण को सुरक्षित नहीं किया जा सकता। तो यहाँ पर इसमें पर्यावरण चेतना एक क्या है हमारे लिए, क्यों उपयोगी है हमारे लिए, इस चीज चेतना को जागृत करना आवश्यक है। तो ये पर्यावरण यहाँ पर हमारा एक प्रबंधन के अंतर्गत आता है। फिर देखते हैं प्रबंधन हेतु परिणामों की जांच करना। यहाँ पर जैसे ये बताया गया है कि मूल्यांकन, तो यहाँ पर हमें समय समय पर उसकी जांच करनी होती है, मूल्यांकन करना होता है कि अब तक यहाँ पर पर्यावरण को सुरक्षित करने के लिए किन किन संसाधनों का उपयोग किया गया था, जनसंख्या को किस तरीके से जागृत किया गया था, या कौन कौन से ऐसे हमने संसाधनों को जुटाया गया था जिसके माध्यम से पर्यावरण को हम ज्यादा से ज्यादा सुरक्षित बना सकते हैं, संरक्षण दे सकते हैं। तो वहां पर हमें उसी चीज का मूल्यांकन करना है कि क्या परिणाम निकला है। अगर परिणाम में कहीं कोई कमी होती है तो उस परिणाम की क्या कमी है उसकी तह तक जा करके फिर से नया एक ऐसा रूपरेखा तैयार करना जिससे कि फिर हम इसको एक नए रूप से, नए तरह से लोगों को जागृत कर सके। तो ये एक परिणाम की पुनः जांच करना हमारा एक प्रबंधन के अंतर्गत आता है। और फिर हम इसमें देखते हैं पर्यटन स्थलों, अभयारण्यों का विकास, क्योंकि ये एक ऐसा बिंदु है कि जब तक आप खुद देखिए कि पर्यटन स्थल जो होते हैं वो इतने रमणीय होते हैं कि इंसान उनकी तरफ भागने की कोशिश करता है। जब हम अपने निजी जीवन से थोड़े से जब दुखी से हो जाते हैं, परेशान होते हैं, तो हमें लगता है कि कहीं दूर चलो, तो वो क्या होता है कि वो प्रकृति की ओर चलो। तो ऐसे ही यहाँ पर जो पर्यटक स्थल होते हैं, जब हम वहाँ जाते हैं तो हम अपने निजी जीवन की जो समस्याएं होती हैं उनको भूल जाते हैं। तो इस तरीके से ये इंसान को समझाना अत्यंत आवश्यक है। इसके लिए जो पर्यटक स्थल है, अभयारण्य है यहाँ पर, यानी कि जो जंगल है, वन है, उनको विकसित करना ताकि लोग समझे उनकी महत्ता क्या है। हमें कुछ समय के लिए नहीं, हमें पूरे जीवन के लिए इसकी महत्ता को समझना होगा। तो यहाँ पर पर्यटक स्थल जो है उनको, और जो हमारे वन है, जंगल है, उनकी महत्ता क्या है, उस चीज को समझना अत्यंत आवश्यक है। उसके लिए बहुत ज्यादा से ज्यादा जितना विकास हो सकता है, जितना आकर्षक हम बना सकते हैं, तो ये प्रबंधन के अंतर्गत आता है। उस चीज पर ज्यादा ध्यान दिया जाना चाहिए ताकि लोग उसके नजदीक जाएं, उसको समझें और उसके संरक्षण हेतु अपना योगदान कर सकें। फिर देखते हैं हम यहाँ पर नगरों में स्वच्छ पर्यावरण। नगरों में स्वच्छ पर्यावरण यानी कि सबसे ज्यादा हम देखते हैं कि गांव में जो है पर्यावरण इतना दूषित नहीं होता है जितना कि नगरों में पाया जाता है। क्योंकि नगरों में क्या होता है
कि एक विकसित रूप से हम देखते हैं विभिन्न प्रकार की एक हमारी जीवन शैली होती है यहाँ पर, और यहाँ पर एक आधुनिकता का प्रभाव देखने को मिलता है जो कि ग्रामीण स्तर पर हम नहीं देखते हैं। तो वहाँ पर पर्यावरण इतना दूषित नहीं है जितना कि नगरों में है। तो नगरीय स्तरों से अगर हम देखते हैं तो पर्यावरण को किस तरीके से प्रबंधन करना है, तो सबसे ज्यादा नगरों की तरफ जाना होगा और वहां पर जो पर्यावरण हमारा प्रदूषित हो रहा है उस चीज को हमें रोकना होगा। जिस स्तर को हमने अपनाना होगा उस स्तर को अपनाया जाना चाहिए ताकि पर्यावरण को प्रदूषित होने से रोका जाए। तो यहाँ पर हमने बहुत सारी चीजें इसमें देखी कि पर्यावरण प्रबंधन से संबंधित है कि प्रबंधन किस तरीके से पर्यावरण को सुरक्षित प्रदान कर सकता है, ऐसा प्रबंधन होना चाहिए। अब दूसरा पॉइंट हम देखते हैं यहाँ पर कि पर्यावरणीय शिक्षा में जनसंख्या शिक्षा, ये वो चीज होती है पर्यावरणीय शिक्षा के अंतर्गत। जनसंख्या शिक्षा क्या है, जैसे कि हम सभी जानते हैं कि आजकल तो जो जनसंख्या जिस तेजी से तीव्र गति से बढ़ रही है वो एक हमारे लिए खतरा है। अब वो मानवीय जीवन के लिए ही नहीं, वो हर जीव के लिए है, साथ ही साथ वो पर्यावरण के लिए सबसे ज्यादा खतरनाक है। तो वहां उस स्थिति को समझना होगा, क्योंकि वहां पर जब हमारा इंसान जब जनसंख्या बढ़ेगी, जनसंख्या जब बढ़ती है तो वहां पर उसकी आवश्यकताएं बढ़ती हैं तो प्रकृति पर पूरा पूरा उस पर वजन पड़ जाता है। जैसे एक परिवार में अगर 4 लोग हैं केवल, माता पिता और बच्चे 2, तो वहां पर और एक परिवार में 6 बच्चे हैं या 4 बच्चे हैं और 2 माता पिता हो गए तो 6 लोग हो गए। तो जो 4 लोग हैं उनका भरण पोषण और जो 6 लोग हैं उनका भरण पोषण, तो किस तरह से उनको ये डिपेंड करता है कि वो किस तरीके से तालमेल बिठाएं वहां पर। तो जो कम होगा वहां पर उचित रूप से पालन पोषण होगा, उचित रूप से उनकी दीक्षा शिक्षा होगी, और जो दूसरा एक और वर्ग है जहाँ पर 6 लोग हैं वहां पर वो लोग अपना न तो उचित रूप से पालन पोषण कर सकते हैं अपने बच्चों का, ना उनको उचित रूप से शिक्षा दे सकते हैं। तो ठीक इसी प्रकार से पर्यावरण जब परिवार पर जो असर पड़ता है, ठीक इसी तरीके से जब ज्यादा जनसंख्या होती है तो वो उसका जो असर पड़ता है वो पूरी तरह से पर्यावरण के ऊपर पड़ता है, क्योंकि वहां पर आवश्यकताएं ज्यादा हो जाती है। जब आवश्यकताएं ज्यादा होंगी तो प्रकृति का कहीं ना कहीं नुकसान होना निश्चित है। तो यहाँ पर जनसंख्या जो तीव्र गति से बढ़ रही है, सबसे पहले इस पर एक रोकथाम लगा करके केवल उसी हिसाब से रखना है जितना कि पर्यावरण में संतुलन बिठाया जा सके। अब इसमें ये देखते हैं, एक इसमें बात भी कही गई है, एक वृक्षो ही यो ग्रामे भवेत पर्ण फलान्वंती है चैत्यो भवती निर्ज्ञाति रचनीय सुपजितः। यानी कि अर्थात यदि गांव में एक वृक्ष फल और फूलों से भरा हो तो वह स्थान हर प्रकार से अर्चनीय है। यानी कि एक ऐसा वृक्ष एक गांव में अगर होता है कि जिस पर फल भी है और फूल भी है तो वो पूरा स्थान जो है अर्चनीय, यानी कि एक सम्मान की या पूजा की दृष्टि से देखा जाता है। तो ठीक उसी प्रकार से अगर हम यहाँ देखते हैं जनसंख्या के आधार पर कि अगर जनसंख्या उचित रूप से सही है, संतुलन बनाई हुई है, तो वो स्थान एक फलेगा और फूलेगा, और जहां पर ज्यादा अत्यधिकता पाई जाएगी वहां पर धीरे 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 करके वो निर्जनता आ जाती है। तो ये इसमें एक उक्ति भी बताई गई है। अब हम देखते हैं तीसरा यहाँ पर कि पर्यावरण शिक्षा में स्वास्थ्य पर पड़ने वाले प्रभाव। जब व्यक्ति एक अपने जीवन को, पूरे जीवन को पर्यावरण के ऊपर निर्भर रखता है तो वहां पर अगर पर्यावरण की तरफ ध्यान नहीं दिया जाता तो वहां उसके स्वास्थ्य पर कहीं ना कहीं असर पड़ना होता है। जैसा कि इसके अंदर बहुत सारे बिंदु बताए गए हैं कि वो किस प्रकार से पड़ते हैं। तो पहला हम देखते हैं शुद्ध पेयजल की कमी। आज के वर्तमान समय में पानी पीने योग्य जो है वो शुद्ध नहीं रह गया है, उसके अंदर कितने सारे ऐसे तत्व मौजूद हैं जो कि विषैले हैं, विषाणु उसके अंदर हैं। तो वो चीज हमारे शरीर के अंदर जब जाएगा तो कितनी सारी बीमारियों को उत्पन्न कर देता है। तो यहाँ पर हमारे स्वास्थ्य की दृष्टि से देखते हुए, क्योंकि हमने पर्यावरण को दूषित कर रखा है, इतने सारे जो भूमि अपने अंदर जल को संचित करती है, तो वहाँ फैक्ट्रीज का पानी जाता है, नालियों का पानी जाता है, वो जब अंदर जाता है तो कितने सारे कीटाणु उसके अंदर होते हैं। तो वहाँ आज हम देखते हैं कि शुद्ध पेयजल की जो कमी है वो पर्यावरण को प्रदूषित कर रही है, और पर्यावरण की वजह से फिर मनुष्य भी उससे प्रभावित हो जाता है। दूसरा हम देखते हैं कि उचित शौचालयों का ना होना, उचित रूप से शौचालयों का ना होना। अब यहाँ पर हम वर्तमान स्थिति में धीरे धीरे स्थिति एकदम बदलती जा रही है, लेकिन अभी हम कहते हैं कि पूर्णतः सही हो गई है, तो ऐसा नहीं है। अभी भी कहीं ऐसे जगह स्थान है
कि जहाँ पर जो है अभी शौचालयों का निर्माण नहीं है, लोग जो है शौच के लिए बाहर खेतों में जाते हैं जो कि उपयुक्त नहीं है, वहां से बहुत सारी बीमारियों को अपने अंदर ग्रहण करके लेकर के आते हैं, तो जिससे पर्यावरण भी दूषित होता है, साथ ही साथ इंसान भी उससे दूषित हो जाता है और बहुत सारी बीमारियों को अपने अंदर ग्रहण कर लेता है। फिर देखते हैं संक्रमित भोजन। भोजन भी संक्रमित होता है, जैसे इसमें यहाँ पर जागरूकता का जो अभाव है उस चीज से हम देखते हैं कि भोजन किस तरीके से संक्रमित होता है। कुछ ऐसा होता है कि जहाँ जागरूक नहीं है तो हाथ धोने चाहिए, खाना खाने से पहले हाथ धोने चाहिए, शौच जाने के बाद हाथ धोने चाहिए, तो बहुत सारी ऐसी जानकारी हैं जिससे अभिभावक और बालक दोनों ही अनभिज्ञ हैं और उनको समझने की आवश्यकता है, समझना होगा, जागरूक करना होगा, ताकि वो अपने भोजन को उचित रूप से पोषण के योग्य बनाए और अपने शरीर के अंदर जब वो ग्रहण करे तो वो अच्छा एक उत्तम स्वस्थ प्राप्त करे, ना कि अस्वस्थता। फिर हम देखते हैं यहाँ पर झुग्गी झोपड़ियों में जागरूकता का अभाव। बहुत सारी ऐसी झुग्गी झोपड़ियां हमारे यहाँ मौजूद है भारत में कि जहाँ पर अभी जागरूकता का अभाव है पूर्णतया, क्योंकि वहां पर अभी वो उन लोगों को ये भी नहीं मालूम है कि पर्यावरण है क्या, और इसके लिए इतना पहल किया जा रहा है, इतनी कोशिश की जा रही है कि इसको सुरक्षा प्रदान की जाए, इसका संरक्षण किया जाए, इसका प्रबंधन किया जाए। जब वो इस चीज से अनभिज्ञ हैं तो वो जानेंगे ही नहीं कि हमारे लिए स्वास्थ्य क्या है। तो वहां पर उस जागरूकता को उत्पन्न करना, जागरूक करना हर व्यक्ति को कि पर्यावरण क्या है और हमारे लिए क्यों आवश्यक है। फिर है यहाँ पर यातायात के साधनों से निकलने वाले धुएं से श्वास व त्वचा रोग, जो आजकल हम एक नवीन शैली के अंतर्गत हम देखते हैं कि बहुत सारे वाहन सड़क पर दिखाई देते हैं चलते हुए, जहाँ पर बहुत सारे देखते हैं कि धुआं निकल रहा होता है, आवाज भी बहुत निकलती है। जो धुआं जो होता है उससे हमारे शरीर को हम देखते हैं कितनी सारी हानि होती है। सबसे पहले कि श्वास रोग जो होता है तो वो उत्पन्न होना शुरू हो जाता है, तो उस चीज को समझना है। साथ में जो त्वचा रोग है हमारे, वो भी हमारे से प्रभावित होती है। तो पूरी तरह से हमारा जो स्वास्थ्य है वो पर्यावरण के ऊपर टिका हुआ है और पर्यावरण को ये हमें समझना होगा कि हमें यहाँ पर स्वास्थ्य पर क्या प्रभाव पड़ता है अगर पर्यावरण प्रदूषित हो तो। फिर देखते हैं कि अनुवांशिक प्रभाव, कुछ ऐसे अनुवांशिक प्रभाव भी इसमें देखे गए हैं जो कि पीढ़ी दर पीढ़ी चलते हैं, जैसे जिसमें टीबी है, शुगर है यानी मधुमेह है, बीपी है, आंखों के रोग है। इस तरीके से हम देखते हैं कि एक अनुवांशिक प्रभाव भी होता है कि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी पर आया है। इसका भी एक हम देखते हैं तो कहीं ना कहीं पर्यावरण का प्रभाव पूर्णतः दिखाई देता है, क्योंकि कहीं ना कहीं कोई, जैसे हमारा कोई एक पूर्वज किसी रूप से किसी भी बीमारी से ग्रस्त था और वो पर्यावरण की वजह से ग्रस्त हुआ, तो वो गुण उनके अंदर आ गया, अब वही चीज उसके बालक के अंदर भी आएगी, तो ये वंशानुक्रम हो गया, तो इससे प्रभावित होते चले गए। तो पहला तो ये हो गया। दूसरा हम देखते हैं यहाँ पर व्यवहारिक प्रभाव। इसके व्यवहारिक प्रभाव यानी कि व्यवहार के अंतर्गत हम किस तरह से प्रभावित होते हैं। मद्यपान, तंबाकू, बीड़ी, दवाएं या जो भी आयुर्वेदिक औषधियां हैं वो, भोजन की अनियमितता के कारण। आजकल बदलते हुए परिवेश में अगर हम देखते हैं यहाँ पर, तो मद्यपान, लोग शराब पीते हैं, उसकी वजह से जो एक व्यवहार में एक ने पी, उससे प्रभावित होते हुए दूसरे ने पी, यार दोस्तों के बीच में बैठने के बाद ये आदत हुई, तो इस तरीके से मद्यपान हुआ, तंबाकू हुई, बीड़ी हुई, या विभिन्न प्रकार की दवाएं भी होती है इसमें कि किसी ने बता दिया बिना डॉक्टर की सलाह के हमने कोई भी दवाई इस तरीके से ले ली, तो उसका भी प्रभाव पड़ता है। भोजन की अनियमितता, क्योंकि जब आदमी इतना बिजी हो जाता है अपनी लाइफ स्टाइल में, तो वहां पर एक भोजन की जो अनियमितता है, हम भोजन के लिए सारी मेहनत करते हैं और भोजन को ही समय से नहीं प्राप्त करते, तो वो हमारी अनियमितता हो जाती है। तो एक व्यवहारिक हम अपने अंदर इस तरह से ले लेते हैं जिससे कि पर्यावरण, हमारा जीवन जो है पूरा एक पर्यावरण के ऊपर प्रभावित है, तो वहाँ एक व्यवहारिक तौर से भी हम पर्यावरण से प्रभावित हो जाते हैं। फिर हम देखते हैं पर्यावरणीय प्रभाव। इसके अंदर देखते हैं भौतिक, रासायनिक, जैविक, सामाजिक, मनोवैज्ञानिक प्रभाव। इस तरीके से यहाँ पर हमने ये देखा कि पर्यावरणीय प्रभाव कई प्रकार के होते हैं, उनके माध्यम से व्यक्ति जो है पूरी तरह से प्रभावित हो जाता है, और वहां पर जब व्यक्ति प्रभावित होगा तो पर्यावरण प्रभावित होगा, और जब पर्यावरण प्रभावित होगा तो व्यक्ति उसमें प्रभावित होता है। तो इस तरीके से यहाँ पर हमें समझना होगा कि पर्यावरण क्या है, पर्यावरण की क्यों आवश्यकता है, हमारे जीवन में क्यों इसका महत्व है, और हमें इसको क्यों संरक्षण प्रदान करना चाहिए। क्या मनुष्य का जीवन इसके बिना सुनिश्चित है
या पर्यावरण मनुष्य के बिना सुनिश्चित है, ऐसी बातों पर हमें विचार करना होगा और सबसे ज्यादा हमें इसके लिए जागरूक होना पड़ेगा और सभी जितनी भी जनता है उन सबको धीरे धीरे हमें जागरूक करना भी होगा। तो यहाँ पर आज मैंने आपको वीडियो में पूरी पर्यावरण का एंड कर दिया है और ज़्यादा से ज़्यादा एक सरल भाषा में समझाने की कोशिश की है। अगर फिर भी आपको समझ में नहीं आया तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं, और अगर इसके अलावा पर्यावरण में कोई और टॉपिक ऐसा है जो पर्यावरण से ही संबंधित है और आपको चाहिए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं, मैं उसको भी बताने की कोशिश करूंगी। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को आप लाइक ज़रूर कीजिएगा और इसको उन लोगों तक शेयर भी कीजिएगा जिनको इसकी आवश्यकता है। और जो पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं, मेरी वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, वो कोई भी वीडियो हो, अगर पहली बार मेरी वीडियो को देख रहे हैं तो मेरे चैनल को इसको आप सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और सब्सक्राइब करने के साथ जो बेल आइकॉन है उसको भी प्रेस कर दें ताकि हर वीडियो उनको समय से मिल सके। और वीडियो देखने के लिए फिर से मैं आपका अभिनंदन करती हूँ, धन्यवाद करती हूँ। नमस्कार।